अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था जिसमें हमने साइकोलॉजी और इसके इम्पैक्ट्स डिटेल में पढ़ी थी। आई होप आप सब ने पढ़ा होगा और समझा होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी का कोई फीडबैक नहीं आया, तो आई होप आप सब ने समझा होगा। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ साइकोलॉजी जो ट्रीटमेंट पे फोकस करता है। उनकी ट्रीटमेंट जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को रूल आउट करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये जितने भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये सारे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर फॉल करते हैं। मतलब इनको हम ट्रीट करते हैं। हम नहीं बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो कि मैंने आपको अभी बताया, क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है उन इंडिविजुअल्स को जिनको मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हमने पीछे अभी स्लाइड में देखा। फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और साथ साथ उन इंडिविजुअल के फैमिलीज़ को भी काउंसल करते हैं। फैमिलीज़ को काउंसल करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो इंडिविजुअल किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से अगर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है या सफ़र हो रहा है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी सफ़र हो जाती है। ठीक है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी घर में कोई डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, तो सबसे ज़्यादा उसके पेरेंट्स परेशानी में होते हैं, उसके सिबलिंग्स परेशान होते हैं। और अगर डिप्रेशन बहुत ही इंटेंस है तो इवन लीड्स टू सुसाइड, और बहुत ज़्यादा सुसाइडल केसेस डिप्रेशन की वजह से आते हैं। तो फिर अगर घर में कोई है वो सुसाइड करता है तो घर में घर वालों की क्या हालत होती होगी। मतलब उनकी ज़िंदगी में तो एक वो एम्प्टी स्पॉट रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट्स को या घर वालों को या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको काउंसल करना ज़रूरी है। क्योंकि उनको बताएं कि घर में अगर इस तरह का कोई घर में कोई इस तरह का है जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाए, उनका किस तरह ख्याल किया जाए। हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री पर मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको शायद मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। क्योंकि हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि इसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बैकग्राउंड से ही हमें पता चल जाता है कि हम ये जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इनोवेशन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। फिर वो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देख के हम जो करंट हमारे जो स्टेटसेस हैं, स्कोप है, इसको हम कंपेयर करवा सकते हैं और ये भी करवा सकते हैं कि डेवलपमेंट किस रेट से होती है किसी भी फील्ड में, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आगे फिर आगे इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी वॉज इवन अ टर्म बिफोर। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी कोई वर्ड ही नहीं था बिफोर। ऑस्ट्रियन एक साइको एनालिस्ट था जिसका नाम था सिगमंड। ठीक है, ये सिगमंड था सबसे पहले जिसने मेंटल इलनेसेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स पे क्लोजली फोकस किया और कहा कि मेंटल इलनेसेस तब ही ट्रीट हो सकते हैं जब हम उस इंडिविजुअल के साथ जो मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उससे हम डायरेक्टली बात करें। जब हम उससे डायरेक्टली बात करेंगे तब ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, उसके पर्सपेक्टिव के बारे में। और इनके इस अप्रोच को नाम दिया था टॉक थेरेपी। ठीक है, और टॉक थेरेपी बहुत मशहूर हो गया था उस टाइम में, साइंटिफिक पेपर्स में आया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आया जिस 1896 में, जिसका नाम था लाइटनर विटमर, जिसने साइकोलॉजिकल क्लिनिक बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री।
साइकोलॉजिकल क्लिनिक बनाया था, लेकिन उसका नाम अभी तक साइकोलॉजिकल क्लिनिक नहीं था, ठीक है। इसने ये काम किया कि इसने सिर्फ बच्चों पे फोकस किया था कि बच्चों में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको एसेस किस तरह करना है और उनको ट्रीट किस तरह करना है। उसके बाद जाके 1907 में इसने पहली दफ़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी का टर्म ऑफिशियली यूज़ किया था। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, बताया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ टर्म दैट कैन बी यूज्ड। और काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इसने अपना एक डेफिनेशन बनाया क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और वो डेफिनेशन इस तरह था: द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग चेंज। जिसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इस इंटेंशन से एसेस करें, उनके बिहेवियर इस इंटेंशन से एसेस करें कि अगर उनके बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम नॉर्मलाइज करें, नॉर्मल की तरफ ले आएँ, उनकी हेल्प करें ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी उनमें ड्रॉबैक्स हैं, वो ठीक हो सके। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। 1914 तक क्लिनिकल साइकोलॉजी सिर्फ यूएसए में लिमिटेड था, सिर्फ यूएसए में प्रैक्टिस की जाती थी, और वो भी वाइडली नहीं बल्कि लिमिटेड था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ब्रॉड हो गया, बहुत वाइड हो गया है, इतना कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है। और यही नहीं बल्कि साइकोलॉजी के जितने भी सब फील्ड्स हैं उन सब में से क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें अर्निंग भी काफ़ी है। क्योंकि ये देखें आप, 1914 तक भी ये लिमिटेड था, मतलब इतना इसको टाइम नहीं हुआ ग्रो होने में, इतने कम टाइम में इसने ग्रो कर दिया, और अपना क्या कहते हैं, इतनी डेवलपमेंट इसकी हो गई है। एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, कि वर्ल्ड वॉर में क्लिनिकल साइकोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस मिली थी, जो कि उससे पहले एक लिमिटेड फील्ड था, जो कि मैंने अभी आपको मेंशन किया। वर्ल्ड वॉर वन में साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स को प्रैक्टिकली यूज़ किया गया था। उससे पहले थ्योरीज थी कि अगर एक पेशेंट है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो इसको इस तरह असेस किया जाए। मैं बार बार असेसमेंट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो टोटली असेसमेंट के बेसिस पे होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, ठीक है। अभी तक जिस टर्म तक हम लिमिटेड रहते हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि वर्ल्ड वॉर वन में साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स को प्रैक्टिकली यूज़ किया गया था सोल्जर्स पे पर्टिकुलरली, और उन लोगों पे जिनको पोस्ट वॉर स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हुआ था। मतलब कि ये होता है कि कोई भी वॉर हो, कोई भी इंसिडेंट हो, ठीक है, मोस्टली लोग उसको मतलब उनके मेंटल जो स्टेट है उस कंडीशन की वजह से डिसरप्ट हो जाता है, जिसको जो पर्टिकुलरली वॉर की वजह से होता है, जो सोल्जर्स पे इसका इम्पैक्ट, इनके मेंटल स्टेटस पे इम्पैक्ट आता है, जो वहाँ के लोगों पे उनके मेंटल स्टेटस पे इम्पैक्ट होता है, उनका मेंटल स्टेटस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं पोस्ट वॉर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आई थिंक यही कहते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, अच्छा ठीक है, वो मैंने बताया, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि वर्ल्ड वॉर वन में इसको साइकोलॉजी को एक अलग ही इम्पोर्टेंस मिली थी। तब साइकोलॉजिस्ट की मांग बढ़ गई थी कि वो आएँ और जो भी उनकी प्रैक्टिस है, जो भी वो कर सकते हैं इस पोस्ट वॉर स्ट्रेस को कम करने के लिए या ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वो फील्ड में आएँ और उनकी हेल्प करें। फिर वर्ल्ड वॉर वन हो गया, ख़त्म हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर टू आ गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता तो
आप ब्राउज़ कर लें, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ें, इंटरेस्टिंग है। आपको आपके नॉलेज में भी आएगा कि वर्ल्ड वार्स क्यों, कब हुए, किस तरह हुए। तो अगेन वॉर हो गया, अगेन वही चीज़ें दोबारा हो गई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो दोबारा उन साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ गई, दोबारा उनको मतलब उनको लेकर आए गए कि वो हेल्प करें इन लोगों की जिनको PTSD है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसको बाद में नाम दिया गया है। पहले इसको कहते थे शेल शॉक, जो ये वॉर की वजह से जिसका मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है, जो आप कहीं कहीं जो डिप्रेशन में जाते हैं, जो स्ट्रेस में जाते हैं, जो मतलब उनका मेंटल स्टेटस बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फाउंडेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई, ये मज़ीद इसके जो हॉराइजन्स थे मज़ीद एक्सपेंड हो गए, और मतलब दुनिया में ये चीज़ इस चीज़ की नॉलेज लोगों को मिलने लगी है, फैलने लगा है फील्ड के एक साइकोलॉजी एक एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जहाँ पर स्ट्रेस रिलेटेड जो भी पेशेंट हैं, जो मेंटल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीट करता है। अच्छा, करंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ी। अब क्या है मतलब साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या कहते हैं, अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या स्कोप है, अभी क्या इनकी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुँची है। जो बेसिकली साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, जो जिनका फील्ड साइकोलॉजी है, और वो इसमें मतलब उसका जो भी डिग्री वगैरह कोर्स वगैरह कंप्लीट करके जो भी मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हैं, उनको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो एज अ साइकोथेरेपिस्ट काम करते हैं। थेरेपिस्ट का मतलब है कि वो मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं है इनके हाथ में, दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ये थेरेपीज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कहा टॉक थेरेपी, एंड अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, या अगर आप किसी पेशेंट को लेके गए, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर मोस्टली मतलब बातें करते हैं उनसे, पेशेंट से, और उनसे पूछते हैं और उनको बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन देते हैं ताकि वहाँ पे वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकें। एक चीज़ साइकोलॉजी के बारे में बहुत यूनिक है, ठीक है, वो ये कि इनका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसको कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल जिसको मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो उनके लिए ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर अलग से डिज़ाइन करते हैं। उनके लिए मतलब अपने से नहीं, बल्कि इनके जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी इनके प्रोसेसेस हैं, तो उन सबको भी ये लोग सबके साथ भी ये कंसर्न रहते हैं, और जो भी इनके प्रोसेस हैं सबको भी मिलाते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग एक अप्रोच ये लोग तैयार करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें आप ऑडियोलॉजी को ले लें, ठीक है, ऑडियोलॉजी को ले लें, आपके पास कोई हियरिंग प्रॉब्लम के साथ कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो आपका सबसे पहले अप्रोच क्या होता है, आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसकी ओटोस्कोपी करते हैं, उसके बाद PTA करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट्स हैं डिड्यूस करते हैं, और अगर उसको सेंसोरियल हियरिंग लॉस है तो आप हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उसको कंडक्टिव है तो आप उसको डॉक्टर की तरफ रेफर बैक करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हम ऑलमोस्ट सारे पेशेंट पे यूज़ करते हैं, ठीक है, हियरिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि ये प्रोसीजर पूरी दुनिया में फ़ॉलो किया जाता है।
ठीक है। अब इसी तरह जैसे बाकी जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विजन है, किसी की विजन इम्पेयरमेंट है, तो उनके लिए भी एक ही प्रोसीजर होगा, ठीक है। पहले वो लोग आई थिंक हिस्ट्री लेंगे एंड देन उसका जो भी वो एरर वगैरह देखने के लिए एक चार्ट वगैरह होता है जिस पे देखते हैं, और देन ऑटोग्राफ एंड स्टफ, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिप्रेशन में हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और आप में से भी कोई है, हम दोनों एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो डॉक्टर है, वो जो साइकोलॉजिस्ट है, वो मुझे भी उसी वे में ट्रीट करे, मेरी डिप्रेशन को ट्रीट करे, और आपकी डिप्रेशन को भी उसी वे में ट्रीट करे। मेरे लिए एक अलग अप्रोच होगा, आपके लिए एक अलग अप्रोच होगा। इसको कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। इसके अलावा ये तो हो गया एक्लेक्टिक अप्रोच, जो कि हर पेशेंट के लिए अलग 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 यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो वाइडली देखे जाते हैं, वाइडली प्रैक्टिस किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है साइकोडायनामिक अप्रोच। ये साइकोडायनामिक अप्रोच उसी बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसने फ़र्स्ट टाइम टॉक थेरेपी के बारे में बताया था, जिसका नाम था सेगमेंट। ये आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज फुल नेम, आप गूगल कर सकते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। इसका ये मानना था कि हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, आप ये कह सकते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करता है। मतलब वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि जैसे गुस्सा आना, ठीक है। आप मतलब मैं किसी बात से ऑफेंड हो गई, मैं फ़ौरन गुस्सा हो गई, ठीक है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। मतलब यहाँ पे कॉन्शियसनेस वो चीज़ें नहीं आई। तो जो मेरे रिएक्शंस हैं, जो मेरे बिहेवियर्स हैं, या किसी के भी बिहेवियर्स हैं, वो उसने कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करता है। अब जो साइकोलॉजिस्ट इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो पेशेंट की अनकॉन्शियस मोटिवेशन को देखते हैं, ठीक है, कि अंडरलाइंग इसका रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसे करता है, और उसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अप्रोच है कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जिसको CBT के नाम से भी माना जाता है, और बहुत फेमसली CBT के नाम से माना जाता है। इस अप्रोच में साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल के फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड थॉट्स को स्टडी करता है और इनके इंटरेक्शन को स्टडी करता है, और ये देखता है कि कौन से थॉट्स या कौन से फीलिंग्स हैं जो नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करते हैं। और ये सब करने का मकसद ये होता है कि वो जो थॉट्स, वो जो फीलिंग्स, जो नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर करते हैं, उनको कम करें, उनको बल्कि ख़त्म करें, और उस बंदे में एक पॉजिटिविटी ले आए, ठीक है, उसको एक नया पर्सपेक्टिव दे दें। उसके बाद थर्ड अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये जो अप्रोच है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? आई थिंक आपने फ़र्स्ट टाइम वर्ड सुना होगा, या अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन को कहते हैं। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस में यू फिगर आउट कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप किस चीज़ में एक्सेलेंस रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा आर्टिस्ट हैं, मतलब आप स्केच कर सकते हैं, या आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट जो भी टैलेंट्स होते हैं दुनिया में, ठीक है, आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये होती है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आप जब अपने आप को रियलाइज़ करते हैं, तो अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप में पोटेंशियल क्या है, आप किस चीज़ में आप अच्छे हैं।
इस अप्रोच का बेसिकली ये मकसद है कि जो पेशेंट डिस्ट्रेस्ड है, जिसको जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर जो होपलेस है बिल्कुल, तो उसकी हेल्प करें, वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे ताकि उसे पता चले कि उसमें पोटेंशियल है एंड ही कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर आप में से कोई होगा जिसको राइटिंग का शौक़ होगा या जिसको पेंटिंग का शौक़ होगा, तो आप मतलब आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं एज अ मेजर, मतलब अपना आप उसको मेन गोल बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? ठीक है, हमने ये सारा कुछ पढ़ा कि साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके पर्सपेक्टिव्स, किस तरह ये पेशेंट को डील करता है। अब एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया क्या है। हर फील्ड के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे हमारे यहाँ पर ऑडियोलॉजी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, एमबीबीएस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल आप ऑडियोलॉजिस्ट बन रहे हैं, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बैचलर डिग्री, इसके बाद आप ऑडियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। तो इसी तरह इसके भी साइकोलॉजी की भी बैचलर्स डिग्री होती है, 4 ईयर प्रोग्राम होता है। और कुछ कंट्रीज़ में 4 ईयर प्रोग्राम है और कुछ कंट्रीज़ में 6 ईयर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं और डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी एक प्रोग्राम है। जो पीएचडी प्रोग्राम है वो रिसर्च के लिए है, और जो पीएचडी प्रोग्राम अवेल करता है वो रिसर्च फील्ड में जाता है, मतलब रिसर्च करता है डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम्स और उनके नए ट्रीटमेंट वेज इन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सीलेंस उसकी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब साइकोलॉजिस्ट आप बन गए, फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप सोसाइटी में, या आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ के क्या बन सकते हैं, सिंपल एज दैट। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, कि जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी डायग्नोसिस करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जैसे आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह ये लोग भी अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स खोल सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग टीचिंग भी कर सकते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। बेसिकली इनका यही रोल होता है कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनकी डायग्नोसिस करें और उसकी असेसमेंट करें। ये वही है कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट। तो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज इन द मेडिकल सेटिंग, जो कि हमने अभी पढ़ा, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन और डिफरेंट एडिक्शंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा टीचिंग कर सकते हैं और इसके अलावा ये लोग रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।